तो ये जो 370 है, इट वाज अ बाईपास क्रिएटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि 245 से कश्मीर गवर्न ना हो, चूंकि दो। अच्छा, क्या भारत को फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट देने वाले अंग्रेज थे? फॉर गॉड सेक, हमारे जो 16 महा आर्टिकल 4 और 5 अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पढ़ें तो पार्लियामेंट के पास अकूत अधिकार है कि वो किसी भी स्टेट को जब चाहे तोड़ दे। किसी दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन द वर्ल्ड कैन हैव। और आपने उनको क्या कौवा पिलाओ, हाउस बोट में जाकर के मछली चला दो, अरे भाई वो भी बुरा नहीं है। है कश्मीर में एक एस्पेक्ट है आज भी कश्मीर के बच्चों में, वो जेनेटिक्स, वो जो इनहेरिटेंस है वो अभी भी इनहेरिट हो, वो चीजें, वो विज्ञान अभी भी इनहेरिट हो रहा है। सो वहां से वो पर्सपेक्टिव दिखता है। टूरिज्म एक एस्पेक्ट है, लेकिन कश्मीरियों की एक और बाकी चीजें भी है, हाँ, बाकी पहचान भी है जो जिसकी अपलिफ्टमेंट होना आज के जमाने में बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यही मेरा कहना है। तो क्वेश्चन ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जब कश्मीर में अटैक किया तो क्या वो इन्वेजन था या नहीं था? भाई एन नंबर ऑफ कोर्ट्स में कहा गया कि ये जितने भी प्रिंसली स्टेट, जब अंग्रेजों ने कहा इन सारे प्रिंसली स्टेट्स की कोई इंटरनेशनल लाइफ नहीं है, दे आर पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। आपको मैं ये जो उस समय इंडिया के जो जब ब्रिटिश आए इंडिया में तो उनके साथ हिस्टोरियंस भी आए, ठीक है ना। उन हिस्टोरियंस ने कश्मीर के लिए क्या लिखा है मैं आपको वो भी पढ़ के सुना चाहूंगी कि वो इंडिया की टेरिटरी किसे कहते थे। आप समझ रही हैं, हाउ डिड दे कंसीडर कि ये इंडिया है या नहीं है, और क्या कश्मीर कभी उस टेरिटरी का पार्ट था कि नहीं था। क्योंकि तभी ये डिटरमाइन होगा कि पाकिस्तान ने जो किया वो कभी अटैक भी था कि नहीं था, या कश्मीर एक फ्री स्टेट था। समझ रही हैं, दैट आई मीन फ्री टेरिटरी थी कि जो चाहे उसमें घुस जाए, और इंडिया नहीं घुसता, पहले हम ही घुस जाएं तो ज्यादा बेहतर है। ये उनकी थ्योरी थी। जॉर्ज कैम्बेल साहब क्या लिखते हैं, इंडिया बियॉन्ड द डेजर्ट कंप्राइजेस कश्मीर, ए लार्ज वैली सराउंडेड बाय हिल्स, द पंजाब एंड द सिंध, फुल स्टॉप। फिर उसके बाद देखिए स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने क्या डिफाइन किया। स्टुअर्ट एल्फिंस्टन बहुत बड़े हिस्टोरियन उनको माना जाता है, इनके नाम के आगे इवन ऑनरेबल लिखा जाता है। इनकी किताब का नाम है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम 1 1841, लंदन से प्रकाशित है, पेज नंबर 4 है शायद, या ऐसे ही कुछ है, पेज नंबर यहाँ भी मैंने वो नहीं किया। तो उसमें वो साहब क्या लिख रहे हैं, एल्फिंस्टन साहब, इंडिया इज बाउंडेड बाय द हिमालय माउंटेन्स, द रिवर इंडस एंड द सी, इट्स लेंथ फ्रॉम कश्मीर टू केप कॉमरिन। ये कौन लिख रहा है? ये ब्रिटिशर्स लिख रहे हैं। अच्छा, अब ये क्या जो ब्रिटिशर्स लिख रहे हैं ये सिर्फ ब्रिटिशर्स की डेफिनेशन है या हम भी जानते थे इसको? आप समझ रही हैं? आप अगर ये देखिए उनकी डेफिनेशन को और जो हमारे पुरखों ने हमें डेफिनेशन दी, हमारे पुरखों ने क्या डेफिनेशन दी हमें, उत्तरम यत्स समुद्रस्य हिमाद्रस्य व दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशन एंड साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन्स। अब ये जितने भी हैं ये सारे इसी प्रिंसिपल से अपने आप को डिफाइन कर, इंडिया इज बाउंडेड बाय द हिमालयन माउंटेन्स, यही बात विष्णु पुराण भी कह रहा है। द रिवर इंडस एंड द सी, यही बात विष्णु पुराण भी कह रहा है। इट्स लेंथ फ्रॉम कश्मीर टू कोप कैमरिन इज अबाउट 1900 ब्रिटिश माइल्स। तो ये अलबरूनी मैंने कोट कर दी, ये भी इंडियन नहीं थे। मैंने आपको ऑनरेबल स्टुअर्ट एल्फिंस्टन की किताब कोट कर दी, वो भी इंडियन नहीं थे। और मैंने आपको अपनी विष्णु पुराण भी कोट कर दी। ये सारे ही झूठ बोल रहे हैं। ये ब्रिटिशर्स ने आके हमें यूनाइट किया, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें यूनाइट किया। जो कश्मीर में जो इतनी लिपि जो बेसिकली देवनागरी लिपि है, इसकी जो सिस्टर लिपि है वो तो शारदा लिपि है, वो कश्मीर में उसका वो हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। तो हम कश्मीर से शारदा लिपि को खत्म कर देंगे? हम कश्मीर, भाई बात तो ये हो रही है, आज आप देखें यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर बताता है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, हर कंट्री के लोग प्राउडली दिखाते हैं, और हम अपनी हेरिटेज लूज कर दे। हम हैं कौन? हमारी हेरिटेज निकाल दीजिएगा तो हम कौन है? और मैं बार बार कहता हूं मेरे हमारे आगे आदरणीय मुस्लिम भाइयों बहनों को कि आप तुर्क को देख ले। तुर्क पहले तुर्क लिखते अपने आप को, मुस्लिम नहीं कहते। वो है मुस्लिम, 80% ऑफ द टर्क्स आर मुस्लिम, बट वो टर्क कहते हैं अपनी आइडेंटिटी। टर्क कौन है? टर्क आपके सेंट्रल एशियन। टर्क अपने आप को अगर टर्क पहले कह सकता है, आप अपने आप को पहले इंडियन, भारतीय, हिंदू नहीं कह सकते? क्या इसमें ऑब्लिगेशन है? अरब पहले अपने आप को अरबी कहता है, बाद में मुस्लिम कहता है।
आप देख लें, आप मुसलमान होंगी, आप यूएई में चली जाएं, आपको वो अरब नहीं बनने देंगे, यानी आपको सिटीजनशिप नहीं देते हैं वो आपको आपको अपने यहाँ काम करने को देंगे, लेकिन सिटीजनशिप इसलिए नहीं देते कि आप मुस्लिम हो तो अरब मत बनो। मुस्लिम बनना और अरब बनना दो अलग अलग चीज है, बिकॉज अरब तो मुस्लिम भी है, अरब जूस भी है, अरब क्रिश्चियन भी है, अरब बहाई भी है, कुर्ड्स कर्ड्स कर्ड्स भी तो अरब्स हैं। मेरा सीरियन फ्रेंड हुआ करता था, वो अरबी था, वो तो आके सेंट्रल एशियंस को गाली देता था, क्योंकि तिमूर, जिसको हमारे के लोग अपना अनफॉर्चुनेटली हीरो मानते हैं, उस तिमूर ने जाके बगदाद को नेस्तनाबूद कर दिया था। क्योंकि जब तुर्कों ने अरबों को अपना गुलाम बनाया तो लड़ाई तो लड़ी होगी ना, अरब ऐसे तो नहीं दे देंगे अपने आप को कि आओ हमारे ऊपर, तुम हमारे खलीफा बन जाओ। हमारा खलीफेट का कॉन्सेप्ट चुरा के, बिकॉज खिलाफतें, अच्छा देखिए अनिका जी, आप समझदार महिला हैं, लड़की है, कन्या। मैं क्या आपसे कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद ने ये कहा कि सिर्फ 4 ही खलीफा होंगे हमारे और कोई खुलफाए राशदीन से आपको प्यार करने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप ओटोमन के जो डायनेस्टी को आप कैलिफेट कह रहे हो। ये प्रॉफिट के साथ नाइंसाफी है, प्रॉफिट के ट्राइब के साथ नाइंसाफी है कि अरबों के कि तुर्कों के शासन को, तुर्कों के एम्पायर्स को आप कैलिफेट कह रहे हो। क्या एक अरब कभी उसको कैलिफेट लिखेगा? कभी नहीं लिखेगा, वो उसको लिखता है सल्तनत। आप कैलिफेट कह रहे हो, इससे बड़ी ब्लास्फेमी नहीं हो सकती कोई। तो पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ पे आइडेंटिटी का, खैर ये जो मैंने आपको कहा कि कश्मीर, अगर पाकिस्तान इसलिए चढ़ बैठा था कि पाकिस्तान को लगा इंडिया आजाद हो गया तो प्रिंसली स्टेट भी आजाद हो गए, प्रिंसली स्टेट आजाद हो गए तब तो ये फ्री है, जो इनके ऊपर जाके बैठ जाए, ये उनका प्रिंसिपल था। दैट्स वाज ब्लडी नॉनसेंस। क्योंकि जो भी भारत की डेफिनेशन आई उसमें कश्मीर 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 तो स्टार्टिंग पॉइंट है। भारत से कश्मीर हटा दोगे तो भारत को काउंट कैसे करोगे? क्योंकि वो स्टार्ट है। अब अगर स्टार्ट ही तुम गायब कर दो तो तुम भारत की डेफिनेशन नहीं दे पाओगे। सारे ये कह रहे हैं हिमालय कहां है भाई? कश्मीर से ही स्नोई कैंप माउंटेन्स ऑफ हिमालय शुरू हो रहा है, लद्दाख कश्मीर का ये जो रीजन है, बाकी तो फुटहिल्स ऑफ हिमालय है। और मैं तो कई कंट्रीज में रहा हूं, मैंने तो सेंट्रल एशिया में हिमालय नहीं देखा। माउंट ताऊ देखता था मैं, उनके माउंट का नाम अलमाटी, बहुत खूबसूरत शहर है। अल्मा अता उसका नाम है, अल्मा अता, अता मीन्स वही फादर, अल्मा मीन्स एप्पल, फादर ऑफ एप्पल सिटी उसका नाम है, उसकी वजह से। मैंने तो वहां हिमालय नहीं देखा, मैंने यूरोप में हिमालय नहीं देखा। हिमालय जो है वो इसी रेंज में है, इसका कुछ पार्ट तिब्बत में, कुछ पार्ट इंडिया में, कुछ पार्ट वो उसमें है। एक समय ये सारे ही भारत के जोन में आते थे। आप तिब्बतन्स को देख ले, तिब्बत कहते थे यार इंडियंस। मैंने तिब्बतों से बात की है, वो कहते हैं यार हम देवनागरी लिपि यूज करते हो, हमें तुमने चिपका दिया इनके साथ। आप देख ले 1900 इंडिया की आजादी के बाद वन ऑफ द रेयर कंट्रीज है जिसमें कि आजादी के बाद हमारे साथ सिक्किम जुड़ा। क्योंकि सिक्किम के लोग अपने आप को चाइनीज नहीं देखते, वो इंडिया से जोड़ते हैं। हमारे यहाँ के लोग मूर्ख हैं कि वो कहते हैं वो चिंकी है, ये बेवकूफ लोग हैं। इंडिया में कोई एक कॉमन रेशियल थॉट प्रोसेस हो नहीं सकता। यहाँ पे डार्क स्किन है, मेरे तरीके के भूरे पीले लोग भी हैं, आपके तरीके के फेयर लोग भी हैं, हमारे यहाँ मंगोलियस का, हम यही भारत की विविधता है। इसलिए हमारे लोगों ने भारत को कभी ना तो धर्म के आधार पर डिसाइड किया, ना तो लोगों की रेस के हिसाब से डिफाइन किया, टेरिटरी को डिफाइन कर दिया। तो इसलिए ये कहना कि पाकिस्तान ने इन्वेजन नहीं किया था, इंटरनेशनल लॉ का, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का वायलेशन था, और यूएन चार्टर ने रिकॉग्नाइज किया। इसीलिए जब उन्होंने वो 1948 में जो सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशंस पास किए, उसमें दे आइडेंटिफाइड पाकिस्तान एज एन अग्रेसर। और तभी उन्होंने 3 कंडीशन दी। उन्होंने कहा पाकिस्तान जो अपनी सेना लेके आया है उसको निकाले वहां से, चाहे वो ट्राइबल हो चाहे जो भी हो। इंडिया अपनी सेना का बल्क निकालेगा, लेकिन मेजर पार्ट ऑफ द सेना लिखेगा। बल्क का मतलब है मान ली 100 में से 80% निकल जाएगा, 100 में से 70% निकल जाएगा, उसको भी आप बल्क कह सकती हैं। 30% सेना वहां रखनी थी। जी आप बोले। यस, अब जो आप कह रहे हैं कि बल्क निकालेंगे, वट एवर इज नीडेड हेयर विल रिमेन हेयर, जो मेजर एग्जैक्टली। अच्छा, रिसेंटली आर्टिकल को पहले लाया गया और बहुत टाइम तक फिर ये रहा कश्मीर में। तो मेरी अपनी अलग एक आर्टिकल 37, आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, लोगों की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन आपके पर्सपेक्टिव से, अगेन आप कानून को हमसे बेहतर जानते हैं, तो आपके पर्सपेक्टिव के हिसाब से क्या आर्टिकल 370 को पहले रिवोक करना चाहिए था, या
ये एक वो होता ना कि लेट पोर्शन होगा, और अब रिसेंटली ये एक और बयान आया है कि 11 जून को अब पहली सुप्रीम कोर्ट में इसकी पिटिशन जो दायर हुई है उसकी पहली हियरिंग होगी 11 जून को। तो क्या लगता है आपको इस आर्टिकल 370 के मौजू पे, एंड क्या ये एक इस करंट गवर्नमेंट का ही मतलब इनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या यही कर सकते थे इसको रिवोक, या प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने इसको इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? बड़ा बहुत जटिल प्रश्न पूछ रही हैं आप, लेकिन ठीक है। वो प्रश्न ये ऐसा है कि भारत को भारत क्या समझते हैं आप? देखिए, भारत में 3 तरह के लोग रहते हैं, हमें सबका सम्मान करना है, ठीक है ना? नजरिया है, नजरिए से देखने का ही खेल है सारा कुछ। तो एक वो जो कहते हैं भारत को भारत ब्रिटेन ने बनाया, ठीक है ना? अगर अंग्रेज नहीं आते तो भारत यूनाइट नहीं होता। उनकी यूनिटी का डेफिनेशन पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट बेस्ड यूनिटी है, बट दैट्स ओके, जो उनकी समझ है मैं उसके हिसाब से। दूसरे वो कहते हैं मुगलों ने बनाया, कि मुगलों ने इंडिया को यूनाइट किया, अगर मुगल नहीं होते तो इंडिया यूनाइट नहीं होता। तीसरे हमारे जैसे मूर्ख लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट भारत का नहीं था, तलवार उठा के भारत नहीं बनाया गया, भारत कल्चरल इवोल्यूशन से हुआ। आर्टिकल 370 वो है जो बेसिकली आर्टिकल 245 है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 245 आप पूछिए क्या है? आर्टिकल 245 में आपके दर्शकों के लिए पढ़ देता हूं ताकि उनको जो है ये बात समझ में जाए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स subject to the provision of this constitution, parliament may make laws for the whole or any part of the territory of India, and the legislature of a state may make laws for the whole or any part of the state. उसके बाद इसका क्लॉज 2 कहता है no law made by parliament shall be deemed to be invalid on the ground that it would have extraterritorial operation. तो 245 ये कहता है कि भारत में जो, अगर मैं आपको समझाऊं कि पार्लियामेंट में मेक लॉज फॉर द होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया, और जो सब्जेक्ट है वो जो स्टेट है वो सिर्फ अपने टेरिटरी के लिए। अब ये प्रिंसिपल होता तो कश्मीर के लिए भी भारत का पार्लियामेंट लॉ बनाता। 245 में भारत का जो पार्लियामेंट है वो हिमाचल के लिए भी लॉ बनाता है, नागालैंड के लिए भी बनाता है, तमिलनाडु के लिए भी बनाता है, यूपी के लिए बनाता है, सबके लिए बनाता है, कोई उसका एक्सेप्शन नहीं है। एब्सोल्यूट पावर ऑफ लॉ मेकिंग, एब्सोल्यूट, एंड दिस इवन गेट्स मोर स्ट्रेंथन एज यू रीड इट अलोंग विद आर्टिकल 248। आप ये जो पावर था इसको कश्मीर के संबंध में जो भारत की संसद और भारत के राज्यों के बीच का जो संबंध था वो आर्टिकल 245 से चलता है। लेजिस्लेटिव पावर की जहां तक बात है और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर 254 में, वो उसको कश्मीर के लिए आर्टिकल 245 न चला के 370 दे दिया गया। समझ रही हैं आप? तो जो चीज आर्टिकल 245 लागू होना चाहिए था कि भारत के संसद की लॉ मेकिंग का जो पावर है वो कश्मीर पे भी ऐसे ही लगेगा जैसे भारत के किसी अन्य राज्यों पे लगता है, वो नहीं किया गया। उसकी जगह भारत और कश्मीर, भारत की संसद और भारत की कश्मीर स्टेट का रिलेशनशिप 245 से न गवर्न होकर के, या आप उसको पार्ट, मेरे ख्याल से वो कौन सा पार्ट है ये चैप्टर 1 पार्ट 11 है, ये पार्ट 11 से ना डील करके आपने पार्ट 21 से डील कर दिया। उसके लिए आपने स्पेशल सिस्टम बना दिया कि अब अगर भारत की पार्लियामेंट कोई लॉ बनाएगी तो जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट लेजिस्लेचर की असेंबली है उससे परमिशन लेगी या उससे अप्रूव कराएगी तभी वो बनेगा। इसको बाईपास करने के लिए पार्ट 11 के आर्टिकल 245 को बाईपास करने के लिए 370 की व्यवस्था की गई। और दूसरी चीज ये हो गई कि जो 370 लाया गया उसके अंदर में 370 के अंदर में जो भारत बनाने होते थे कश्मीर के लिए, तो वो भारतीय संसद ना बना करके भारत के राष्ट्रपति के एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर बनता था, तो 2 प्रेसिडेंशियल। तो ये जो 370 है, इट वाज अ बाईपास क्रिएटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि 245 से कश्मीर गवर्न ना हो। चूंकि 245 अगर कश्मीर पे लग जाता तो वो ये होता कि फिर भारत की लॉ जो है वो कश्मीर के टेरिटरी पे भी लगती, और कश्मीर का कोई भी ऐसा लॉ जो भारत की लॉज के को वायलेट करता वो खत्म हो जाता। क्योंकि फिर वो सारा रिश्ता जो है, आप ये देखेंगी, अगर आप इस पार्ट को आगे देखेंगी 247 54 देख लें, if any provision of a law made by the legislature of a state is repugnant to the any provision of the law made by the parliament,
ये रिश्ता जो दोस्त, यानी कि कश्मीर का अगर स्टेट लेजिस्लेचर एक ऐसा लॉ बनाए जो भारत के संसद द्वारा बनाए गए लॉ से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कौन सा प्रिवेल करेगा? पार्ट 11 में तो भारत का संसद प्रिवेल करेगा विद इन द स्कीम ऑफ 254, लेकिन 370 की वजह से ये सारी पावर दे दी गई जम्मू कश्मीर की असेंबली को। सो दिस इज व्हाट आर्टिकल 370 वाज। तो आर्टिकल 370 को अब इसकी शुरुआत क्यों हुई ये भी सुन लीजिए। जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को आप 1947 के इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट से नहीं देख सकते। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की व्याख्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में की गई थी, जिसमें अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है कि ये सिर्फ और सिर्फ फेडरल तरीके से चल सकता है, यूनिटरी तरीके से चलाना इसको नामुमकिन है। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दिया सारे राजाओं को। 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ये जो फेडरेशन की बात थी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और उसके पहले से चल रही थी। 1935 में फॉर्मली डिसाइड हो गया कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ जो है वो फेडरलिज्म ही होगा। अच्छा, क्या भारत को फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट देने वाले अंग्रेज थे? फॉर गॉड सेक, हमारे जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट आप दुनिया में आप देखें जिन्होंने जो भारत के थे। आप अगर चाहें तो मैं उन 16 के 16 जो महाजनपद थे उनका मैप और नाम उनकी राजधानी के साथ आपको बता सकता हूं। बहुत सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा टफ काम नहीं है। सुन लीजिए उनके नाम। महाजनपदों के नाम है कौशल जिसकी राजधानी थी साकेत और श्रावस्ती, सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा, काशी जिसकी राजधानी वाराणसी, मगध, गिरिवर्ज आधुनिक राजगृह है जहां पे, वत्स कौशाम्बी, अंग चंपा, मत्स्य विराटनगर, वज्जी मिथिला जनकपुरी और वैशाली, मल्ल कुशीनगर और पावा, चेदी शुक्तिमती, अवंती उज्जैनी, अश्मक पांड्य, कंबोज राजपुर या हाटक, गांधार तक्षशिला, वो जो आप आज का कश्मीर देखते हो सब गांधार के इलाके में था। तक्षशिला चूंकि तक्षशिला आज के प्रेजेंट पाकिस्तान में है, जो कि पांचाल, कुरु, ये 16 महाजनपद थे। तो आप ये जो फेडरल, ये सभी अपने आप को भारतीय मानते थे, समझ रही हैं? लेकिन ये अपनी, बिकॉज आप कश्मीरी भी हैं, आप इंडियन भी हैं। अब कश्मीरी में भी आप साउथ कश्मीरी, नॉर्थ कश्मीरी होंगी, कोई पुंछी होगा, कोई पुंछ के लोग कहते हैं अरे कश्मीर साउथ वाले, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं अरे ये यूपी के, जो यूपी में भी जो हम लोग हैं, हम लोग पूर्वांचली आइडेंटिटीज एज वेल। जी जी जी, जैसे हमारे यहाँ पूर्वांचली हैं, यूपी के मेरठ वाले हमें मुंह नहीं लगाते, कहते हैं पूर्वांचली है, मेरठ में जट रहते हैं। वो कहते हैं पूर्वांचलियों का हम जब चाहेंगे लट से खोपड़ी खोल देंगे। जट जो है वो ताकतवर होते हैं बड़े, वो दुनिया भर के गोल्ड मेडल जीतते हैं। पूर्वांचली आपको कभी नहीं जीतेगा मिलता है जीतते हुए, कोई भी कहीं भी जीत सकता है, बट एक नॉर्मल बात कर रहा है। आपको भाषा में हो जाएगी, आप पूर्वांचल में आएंगे उत्तर प्रदेश के, वहां पे भोजपुर की भाषा का आपको वो मिलेगा, वो एक इन्फ्लुएंस जिसको आप भोजपुरी कहती है। और उधर ही आप मेरठ साइड चले जाएं, वो कंप्लीट डिफरेंट भाषा, भाई उनकी भाषा ही इतनी उज्जट भाषा होती है, वो प्यार से भी बोल रहे होंगे तो आपको लगेगा ये आदमी मेरा सर तोड़ने को आ गया, कटे जा रही, मतलब वो भाई अजीब ही है। वो आदमी कभी प्यार से बोली, मैंने किसी जट को प्यार से बोलते हुए नहीं सुना, जबकि मेरे बड़े अच्छे मित्र रहे। सो डाइवर्सिटी है ना, जाट भी है, इंडियन भी है, उसमें अपनी उसकी कास्ट भी होगी, हिंदू भी होगा, जट तो मुसलमान भी हो सकता है, जट कोई हिंदू होने का तो नहीं है ना, जट तो कोई भी हो सकता है। तो ये बेसिक है। तो आर्टिकल 370 को भारत में लाने वाले लोगों ने गलती ये की कि जब पाकिस्तान का इन्वेजन हुआ और भारत का डिवीजन हुआ, ये दो कंसेप्ट हमारे जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, चूंकि वो एक्सट्रीमली डेमोक्रेट थे, उनमें से कुछ लोगों की पॉलिटिकल एक्यूमेन वो रियल पॉलिटिक्स की नहीं थी, वो फिलोसफी की थी। वो फिलोसोफाइज कर रहे थे दुनिया को, दुनिया की रियलिटी से नहीं चल रहे थे। वो उनकी भी गलती नहीं है, हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है, ठीक है ना। तो जब इंडिया का डिवीजन हुआ और हमने ये माना, जैसे पाकिस्तान भी तो एक इंडिया का ही पार्ट ना, लेकिन हम मानते हैं कि पाकिस्तान आज एक पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट एंटिटी है, हमें कोई लेना देना नहीं है, वो खुश रहे, ईश्वर करे, अल्लाह करे और जीसस क्राइस्ट करे कि वो खुश रहे भाई, ठीक है ना। हमें कोई लेना देना किसी से नहीं है, दुश्मनी का। प्रश्न ये उठता है कि ये जो आपका हमारे यहाँ पे जब इन लोगों ने इस्लाम मुसलमान होने के नाते हमसे अलग हो गए, और कश्मीर में भी बहुत शायद जनता जो थी वो मुस्लिम थी, तो जब कश्मीर के राजा जो कि एक हिंदू थे, उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके माउंट बेटन को दे दिया, तो हमारे यहाँ के लोगों ने कहा कि टेक्निकली विलय हो गया है, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन चूंकि भारत का विभाजन इस्लाम के नाम पे हुआ था, मुसलमान के नाम पे हुआ था, तो उन्होंने कहा कि अब हम ये खुद से ये ऑब्लिगेशन लेते हैं कि यदि कल को, चूंकि अब हम कश्मीर के सार्वभौमिक मालिक हो चुके हैं, यानी कश्मीर भारत का हिस्सा बन चुका है, कश्मीर भारत बन चुका है, तो यदि भारत के लोग कल को ये कह रहे हैं कि हमें इस्लाम के नाम पे अलग मुल्क चाहिए, और जब तक कि वो इसका डिटर्मिनेशन नहीं कर देते, तो हम उनको ये हक देते हैं कि वो प्लेबिसाइट कर ले। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने अपने ऊपर प्लेबिसाइट का सेल्फ इंपोज्ड ऑब्लिगेशन दिया। प्लेबिसाइट इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन इंडिया के ऊपर न है, न होगा, न रहा है लीगली। वो आप मुझसे आईसीजे में आर्ग्यूमेंट करा दीजिए, दुनिया के बेस्ट लॉयर को ले आइए, आई एम रेडी टू आर्ग्यू, ठीक है ना। मैं उनको आई एम रेडी, आई एम वेरी क्लियर विद द लॉ एंड द फैक्ट्स एज वेल। तो अब प्रश्न ये उठता है कि भारत की जनता, भारत के लोगों ने कहा कॉन्स्टिट्यूशनली, चूंकि वहां के लोग मुसलमान हैं, उनके बीच में फीलिंग हो सकती है, हम उनको जीतेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारे लोग हैं, इतना टफ नहीं होगा उनको समझाना। तो उन्होंने कहा कि हम इनको प्लेबिसाइट का अधिकार देते हैं, कल को ये अगर अलग होना चाहेंगे तो हम प्लेबिसाइट करवा देंगे। उसकी जगह क्या हुआ कि फिर शेख अब्दुल्ला साहब आए, शेख अब्दुल्ला ही है ना, वो फारूक अब्दुल्ला के पिताजी का नाम भूल रहा हूँ, शेख अब्दुल्ला जी है, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जो बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी, उनके जो बानी थे, उनके जो लीडर थे। तो शेख अब्दुल्ला ने फिर क्या की, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल तहरीक शुरू की। उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस पर वोटिंग हुई, दुनिया सारे कश्मीरियों की सलाह ली गई, और उसके बाद कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन आया, जिसमें यह लिखा गया कि आर्टिकल 1 में लिखा गया कि हम भारत का अभिन्न अंग है। प्लेबिसाइट की कंडीशन वही समाप्त हो गई, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशन हो गया, ठीक है ना। भारत के ऊपर प्लेबिसाइट था, लेकिन जब कश्मीर के लोगों ने अपनी इंटरनल सेल्फ डिटर्मिनेशन कर ली, वोटिंग कर ली, गवर्नमेंट बना ली, वो भारत को स्वीकार कर लिया उन्होंने, बात अब खत्म हो गई इंटरनेशनल लॉ से। अब कॉन्स्टिट्यूशनल खींचातानी चल रही है, ऑटोनॉमी रहेगी नहीं रहेगी, नॉर्मल स्टेट रहेगा, ये एक इंटरनल मैटर है, इट्स नो मोर एन इंटरनेशनल लॉ सब्जेक्ट मैटर। तो जिन लोगों ने नहीं हटाया, उनको देखने का, वो दुनिया को, इंडिया को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन ऐसे देखते थे। जिन लोगों ने हटाया वो देखते हैं, मैं भी उन्हीं के उसको देखने वाला हूं, मैं उनकी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस विचारधारा से है कि भारत का हर मिट्टी पे रहने वाली बेटी और बेटा भारतीय है, उसको हक है जो रिलीजन चाहे वो चुने, जिस अल्लाह से, भगवान से, जीसस से, बुद्ध से, जैन से, किसी से नहीं उसको संतुष्टि मिलती है, वो उसका चुनाव करे, लेकिन है वो इस धरा का लाल, धरा की बेटी, बस यही है जी। बताएं। ओके, सो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अभी की स्थिति में जम्मू एंड कश्मीर को किस शेप में देखना चाहेंगे, क्योंकि एज एन इंडिविजुअल यू आर समवन हु इज वेल अवेयर ऑफ लॉ, so how do you see Jammu and Kashmir legally? लीगली तो कुछ बचा नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आएगा तो उसमें वो क्या ही कर लेंगे, बिकॉज कि वो डिसीजन अब तो कोई वो नहीं है। हर चीज आप आर्टिकल 4 और 5 अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पढ़ें तो पार्लियामेंट के पास अकूत अधिकार है कि वो किसी भी स्टेट को जब चाहे तोड़ दे, किसी स्टेट की कोई लाइफ गारंटीड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एन नंबर ऑफ डिसीजंस में ये कहा है कि भारतीय फेडरेशन को डिफाइन करते हुए कि इंडियन फेडरेशन इज इनडिस्ट्रक्टिबल फेडरेशन ऑफ अ डिस्ट्रक्टिबल यूनिट, इट इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल फेडरेशन ऑफ अ डिस्ट्रक्टिबल यूनिट। तो कल को जब चाहेंगे बिहार को तोड़ के झारखंड और बिहार बना देंगे, यूपी को तोड़ करके उत्तराखंड यूपी बना देंगे, कल को चाहेंगे तो यूपी को तोड़ के बुंदेलखंड और कुछ बना देंगे। पर हो रहा है, बाइफरकेट पहले भी किया गया है, स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया है, यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनाया गया, स्टेट को यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया है, सो वो पहले भी हो चुका है। सो आई वाज आस्किंग यू आज मैं ये कह रहा था कि आर्टिकल 4 में उनको अकूत पावर है, ये हुआ हो ना हुआ हो, उनको कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर है, जिस दिन चाहे वो यूपी को छोड़ के 10 स्टेट बना सकते हैं, 10 यूटी बना सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता उनको, ये उनकी पावर है। उनको स्टेट लेजिस्लेचर का परमिशन भी नहीं चाहिए, खाली उनको भेज देना कि हम तोड़ दें, जान लो, उसका जो करना कर लो, हम कर देंगे। एग्जैक्टली, फॉर कंसल्टेशन। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट मैम। थैंक यू सो मच, आपको पता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय चैनल, एंड जो हिस्ट्री से रूबरू कराया आपने ऑडियंस को, और जो आपने लीगल पर्सपेक्टिव भी बताया और कानून की समझ भी दी। आई थिंक बातें हम बहुत कर लेते हैं, हम जज्बाती बातें भी बहुत कर लेंगे, लेकिन इतिहास का पता होना, कानून का पता होना,
एक्नॉलेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। मतलब अगर हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, हमारी जज्बाती बातों का कोई मोल नहीं होता है वहाँ पे। वहाँ अगर किसी चीज़ का मोल है तो वो लॉजिक का है, फैक्ट्स का है और लीगैलिटीज़ का है। तो उन लीगैलिटीज़ से आज आपने हमें रूबरू कराया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आपसे आगे भी बात करने की पूरी कोशिश करेंगे और अलग-अलग मौज़ूओं पे आपसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच। आपके सभी दर्शकों को अल्लाह हाफिज, नमस्ते।